हेलो एवरीवन। दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 कदम 2.0 सीरीज, जिसमें हम आपके सिलेबस को 30 टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक टॉपिक से 30-30 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। ये चुने हुए क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन से आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, जिससे प्रीलिम्स के लिए जो आप रिवीजन कर रहे हो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएं। रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एमसीक्यू सॉल्व करने की, और आप अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो 30 कदम ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में। मैं भावना वैष्णव आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के क्वेश्चन, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं एक एक करके। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि साइंस की पढ़ाई जो है वो स्टूडेंट्स अलग से नहीं करते हैं फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आप साल भर साइंस नहीं पढ़ते हैं। आपको लगता है कि लास्ट में 2-4 क्वेश्चन लगा लेंगे, थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे और लूसेंट वगैरह की बुक थोड़ी बहुत रीड कर लेंगे और उसके बाद फिर हो जाएगी तैयारी। तो आपके लिए ही है ये वीडियो, अगर आपने साल भर साइंस की पढ़ाई नहीं की है। ये 30 वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपकी साइंस की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ 30 कदम इस वीडियो में। तो जैसा आप देख रहे हैं, एक एक करके हमने सारी टॉपिक पर डिस्कस किया है। आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इस पर चर्चा करते हैं। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस? मनुष्यों में कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा सिस्टम जिम्मेदार होता है? ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे हैं। तो कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा सिस्टम जिम्मेदार होता है? भाई पांच। अब अगर ऑप्शन आप देखें तो एलिमिनेट करके आप अपने आंसर को यहां पर से ढूंढ सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। डाइजेस्टिव सिस्टम तो भाई पाचन के लिए जिम्मेदार होता है, तो यहां पर तो कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन, ये तो आ ही नहीं सकता, असंभव। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा हार्ट, ब्लड, पंपिंग, ये सारी चीजें आ जाएगी, है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं आएगा। इसके बाद क्या है? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन, श्वसन, है ना, ब्रीदिंग, हम इन सब पे बात करेंगे, तो ये भी नहीं आएगा। बच गया क्या? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम ही क्या होता है? मनुष्यों में कोऑर्डिनेशन के लिए यानी कि समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये क्या करता है? आपकी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं या फिर जितने भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, इन सबको आपस में इनका कोऑर्डिनेशन बैठाता है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके? आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ प्रॉपर काम कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। बहुत बढ़िया सवाल है ये। मनुष्य के दिमाग का या मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, सेरिबेलम, मेड्यूला, सेरिब्रम और पोन्स। क्या होगा? देखिए, हम तो पहले समझते हैं कि इनमें से ये जो पार्ट दिए हुए हैं ये आपके फोर ब्रेन का हिस्सा है, मिड ब्रेन का हिस्सा है, या फिर हाइंड ब्रेन का हिस्सा है ना। ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में हमारा ब्रेन डिवाइड होता है। ठीक है, फोर ब्रेन जिसे आप अग्र मस्तिष्क कहते हैं, मिड ब्रेन जिसे आप मध्य कहते हैं, और हाइंड ब्रेन जिसे आप पश्च कहते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन जिसे आप अग्र मस्तिष्क कहते हैं, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है आपके किसमें? लार्जेस्ट पार्ट होता है किसमें? आपके दिमाग का। ठीक है, यानी कि ब्रेन का सबसे बड़ा होता है फोर ब्रेन। और इसी फोर ब्रेन का हिस्सा कौन होते हैं? सेरिबेलम तो हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, मेड्यूला भी हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, पोन्स भी हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। तो फोर ब्रेन में क्या आ गया? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का हिस्सा है। इसके अलावा फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? थैलेमस आता है, और क्या आता है? हाइपोथैलेमस, है ना। और एक आता है क्या? सेरिब्रम, जिसे हमने अभी देखा। तो फोर ब्रेन सबसे बड़ा, और फोर ब्रेन में भी सबसे बड़ा कौन सा? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इनका काम क्या होता है, क्या क्या करते हैं ये ब्रेन के अलग अलग हिस्से, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया है, पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अभी हमने पढ़ा जस्ट कि सेरिब्रम जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है सेरिबेलम कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर सेरिब्रम दिया हुआ है और यहाँ पर सेरिबेलम दिया हुआ है, हमेशा याद रखिएगा। सेरिबेलम अलग होता है, सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है या हाइंड ब्रेन का भाग होता है, और सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का भाग होता है यानी अग्र मस्तिष्क का, दोनों अलग अलग है। तो सेरिब्रम नो डाउट सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है सेरिबेलम कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सही। सेरिबेलम क्या करता है? हमारे पोस्चर को कंट्रोल करता है। जब हम वॉक करते हैं तो प्रॉपर पोस्चर में हम चलते हैं, ठीक है। हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम क्या लड़खड़ाते गिरते रहते हैं? नहीं, हम प्रॉपर पोस्चर में चलते हैं, हमारा एक बॉडी पोस्चर होता है। तो इन सबको बैलेंस मेंटेन कौन करता है? सेरिबेलम मेंटेन करता है। इसीलिए क्या होता है, अगर अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं लोग, ठीक है, आपने देखा होगा जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो क्या होते रहते हैं? इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं, प्रॉपर चल नहीं पाते हैं, है ना, होता है ऐसा, लड़खड़ाते हुए चलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो आपके ब्रेन के, हाइंड ब्रेन के सेरिबेलम वाले पार्ट को हिट करता है। सेरिबेलम वाला पार्ट जो होता है वो अल्कोहल से अफेक्ट हो जाता है, और क्योंकि सेरिबेलम ही क्या करता है, आपके बैलेंस को कंट्रोल करता है, पोस्चर को कंट्रोल करता है, इसीलिए जो अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं उनका बैलेंस प्रॉपर बन नहीं पाता, और जब वो चलते हैं तो यहाँ वहां लड़खड़ाते हैं, यही कारण है, ठीक है। चलिए, तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट है रिफ्लेक्स सेक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुदंड से कंट्रोल होती हैं, क्या सच है ये? सबसे पहले तो समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ठीक है। ये ब्रेन हमारा है स्कल के अंदर, ये स्कल है हमारी खोपड़ी, इसके अंदर है हमारा ब्रेन, है ना। और ब्रेन से ही मान लीजिए इस टाइप का, ऐसा मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये आपका ब्रेन है, मान लो ये लेफ्ट, ये राइट है, ये लेफ्ट है, इससे जुड़ा हुआ आपको एक पूंछ जैसी आकृति दिखाई देगी, ठीक है। ये जो पूंछ जैसी आकृति होती है यही होती है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे आप कहते हैं मेरुदंड। ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, जिसे आप वर्टिब्रेट कॉलम कहते हैं, इसी के अंदर ये क्या होता है, सेफ घुसा हुआ होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी नहीं होती बच्चों, रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड। हमेशा हमको भ्रम हो जाता है कि रीढ़ की हड्डी ही स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड की क्या भूमिका होती है? हमारे जो भी सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक गर्म पानी का ग्लास था, उस गर्म पानी के ग्लास, आपको नहीं पता था कि वो गर्म है, आपने उसको छू दिया और वो आपका क्या हुआ, अचानक से आपका हाथ जला। आपका हाथ जैसे ही जला, आप अपना हाथ हटा लेते हैं, हटाते कि पकड़े रहते हैं गर्म, हटा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गर्माहट जो है, उस गर्माहट को आपके हाथ के अंदर जो रिसेप्टर्स लगे हुए थे, ग्राही, उन्होंने क्या किया, उस गर्माहट को फील किया और उस मैसेज को आपके न्यूरॉन्स के माध्यम से उस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा गया। स्पाइनल कॉर्ड ने इस मैसेज को क्या किया, इसके प्रतिक्रिया के रूप में ये कहा, मैसेज सेंड किया आपके हाथ को, मसल्स को, कि हाथ वहां से हटा लो, और इस तरीके से होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता, स्पाइनल कॉर्ड ही मैसेज दे देता है। तो स्पाइनल कॉर्ड की भूमिका होती है रिफ्लेक्स एक्शन में। क्यों ऐसा? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन एकदम तुरंत होता है। गर्म पानी आपने छुआ, हाथ हटा लिया, एकदम तुरंत, तो ब्रेन तक मैसेज जाने की जरूरत नहीं होती, हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही मैसेज दे देता है कि हाथ हटा लो। तो स्पाइनल कॉर्ड की भूमिका होती है रिफ्लेक्स एक्शन में, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड आर कंट्रोल्ड बाय, सॉरी, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, सही है। दीज एक्शन आर वॉलेंट्री। देखिए, वॉलेंट्री या ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है? जो आप जानबूझ के करेंगे, जैसे कि पढ़ना, आपकी अच्छी क्रिया, आपको इच्छा होगी तो पढ़ेंगे, इच्छा होगी तो नहीं पढ़ेंगे। वीडियो देखना, इच्छा होगी तो देखेंगे, इच्छा होगी तो नहीं देखेंगे। लिखना, ऐसा तो नहीं है ना कि तो कोई जोर जबरदस्ती आपसे लिखवाए पढ़ाए, नहीं, आपकी इच्छा होगी तो आप करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो ये वॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन वॉलेंट्री एक्शन है? नहीं है भाई। पानी का ग्लास गर्म था, आपने छुआ, लेकिन आपकी इच्छा नहीं हो या नहीं हो, आपको हाथ हटाना होगा क्योंकि वो गर्म है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन वॉलेंट्री एक्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। वॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस भी होते हैं।
अनैच्छिक क्रियाएं जो बिना इच्छा के भी करते हैं, जैसे कि हार्ट का पंप होना। भाई ऐसा तो नहीं है कि आपकी इच्छा नहीं हुई, आज अपना हार्ट पंप नहीं कराते हैं तो आपने अपने हार्ट की पंपिंग रोक दी, नहीं, हार्ट तो पंप करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ आपके जैसे कि छींक आना, खांसी आना, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, आपकी इच्छा हो या ना हो वो होगा। ठीक है, चलिए तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, सेरिब्रम हेल्प इन डिसीजन। ठीक है, सेरिबेलम जो है ये मेमोरी और इंटेलिजेंस के लिए क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेरिब्रम हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो अभी हमने पढ़ा सेरिबेलम, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि सेरिबेलम क्या करता है, हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट सॉरी पोस्चर होता है, बैलेंसिंग होती है, उसका काम करता है सेरिबेलम। तो क्या यहाँ पे ये सही होगा, मेमोरी और इंटेलिजेंस? नहीं, गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सेरिब्रम हेल्प इन डिसीजन, सेरिब्रम जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और जो भी आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रैक्टिकल चीजें सोचते हैं, रीजनिंग सोचते हैं, वो सब कहां से होता है, इसी सेरिब्रम से कंट्रोल होता है। तो हमारा स्टेटमेंट टू क्या है, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हमारे अगले सवाल में, स्टेटमेंट वाला सवाल है ये। देखिए स्टेटमेंट वन ये कह रहा है कि एड्रेनलिन इज कॉल्ड द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, एड्रेनलिन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। समझेंगे कैसे। स्टेटमेंट टू कहता है इट इंक्रीजेस हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट एंड ब्लड फ्लो टू मसल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं हमारी मांसपेशियों में, ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, है ना। इसके अलावा ब्रीदिंग रेट, हम ज्यादा तेजी से सांस लेने लगते हैं, और रक्त प्रवाह भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है और क्या है ये एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, किडनी के ऊपर, टोपी जैसा, है ना, हमारी जो दो किडनीज होती हैं इनके ऊपर टोपी जैसा होता है। क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड, यहां से निकलती है। यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन। और एड्रेनलिन हार्मोन कब सीक्रेट होता है, जब हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, आपातकाल या इमरजेंसी वाली स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में ये हार्मोन क्या होता है, हमारी बॉडी से सीक्रेट होने लगता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है, हमारे ब्रेन का हिस्सा हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, यही इन एड्रेनलिन हार्मोन को क्या भेजता है, मैसेज भेजता है, सिग्नल भेजता है कि क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन आई है कि कोई पैनिक की सिचुएशन है, सामने वाला जो है वो मुसीबत में है, जल्दी से हार्मोन निकालो ताकि इसके हार्ट रेट वगैरह बढ़े और ये क्या करे, उस इमरजेंसी की स्थिति में रिस्पॉन्स करे, है ना। तो क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी के एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने लगता है, कब, जब हम किसी इमरजेंसी की स्थिति में हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, या तो फिर लड़ो या तो फिर भाग जाओ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सीक्रेट होता है इमरजेंसी की कंडीशन में। तो स्टेटमेंट वन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट टू क्या कहता है, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है मसल्स में। क्यों, ताकि क्या हो सके, हमारे हम होता है ना जब हम घबरा जाते हैं या फिर डर की स्थिति होती है या फिर हमारे ऊपर कोई हमला होने वाला होता है, ऐसी स्थिति में हमारा दिल जो है वो तेजी से धड़कता है, धक धक करने लगता है, पसीने मसीने आने लगते हैं, बीपी क्योंकि हाई हो जाता है, ब्लड फ्लो बहुत तेजी से होने लगता है। ठीक है, सांसें तेज हो जाती है, हम हांफने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। तो स्टेटमेंट टू भी क्या है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूरॉन कैरीज मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपका जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। और इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के क्या क्या हिस्से होते हैं, एक तो हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, और साथ में ब्रेन के साथ में स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड।
मेरुरज्जु भी कहते हैं। ये दोनों हिस्से होते हैं किसके, आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सा न्यूरॉन है इन सभी में से, न्यूरॉन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इनमें से कौन सा न्यूरॉन है जो कि मैसेज, जो भी सिग्नल होते हैं उसको कैरी करता है और लेकर जाता है किसके पास, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास, है ना। तो कौन सा है, सेंसरी न्यूरॉन। ये आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, कैसे, सेंसरी न्यूरॉन में ही छुपा हुआ है उसका जवाब। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, मैसेजेस को सेंस करते हैं, ठीक है, और उसको सेंस करके क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। स्टेटमेंट वाला सवाल है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है हाइपोथैलेमस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। स्टेटमेंट 2 कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। करेक्ट आंसर हमको चूज करना है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। क्या ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। देखो मैंने बताया फोर ब्रेन यानी कि आपका जो अग्र मस्तिष्क है, इसमें 3 पार्ट आते हैं। एक आपका कौन सा आता है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है, और आता है आपका सेरिब्रम, ठीक है। तो इन सभी के अलग अलग काम होते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल डिसीजन वगैरह लेना जो है वो कौन करता है, सेरिब्रम करता है। थैलेमस हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम तक कनेक्शन जोड़ने का काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस में आपका हंगर, थ्रस्ट, टेम्परेचर, ये सभी कंट्रोल होते हैं। यानी कि आपका भूख का लगना, आपका पेट खाली हो जाता है तो आपको भूख कैसे फील होती है कि मुझे भूख लग रही है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, मैसेज सेंड करता है, ठीक है, सिग्नल सेंड करता है। तो हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, भूख, प्यास, नींद, है ना, और इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर, इन सबको कंट्रोल करता है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट 2 इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अभी मैंने बताया क्या हाइपोथैलेमस हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क का भाग है, नहीं, ये किसका भाग है, फोर ब्रेन का भाग है। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट ट्रू या फॉल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत बढ़िया है, पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये जो हम ग्लैंड वगैरह पढ़ रहे हैं ये सब कौन से ग्लैंड होते हैं, देखिए 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्यस्रावी ग्रंथियां जिसे हम कहते हैं, बाह्यस्रावी यानी कि जैसे कि आपकी बोल सकते हैं स्वेट ग्लैंड होती हैं, ठीक है, जहां से पसीने निकलते हैं, है ना। इसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवा निकलते हैं। ये सब क्या होते हैं, डक्ट के माध्यम से यानी नलिकाओं के माध्यम से निकलते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, अंतःस्रावी, ये किसी नलिका में नहीं निकलते, ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाकर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड एक टाइप का क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड होता कहाँ है, पीनियल ग्लैंड हमारे होता है यहाँ, बाहर में नहीं, अंदर ब्रेन के वाले पार्ट में, ठीक है, दोनों आंखों के बीच में यहाँ पर, ठीक है। पीनियल ग्लैंड जो होता है ये क्या सिक्रीट करता है, सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या सिक्रीट करता है ये, मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। मेलेटोनिन हार्मोन मनुष्यों में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मेलेटोनिन हार्मोन ही है जिसकी वजह से हमारा जो स्लीप अवेक साइकिल है यानी कि जागना और सोने वाला जो चक्र है उसको ये निर्धारित करता है मेलेटोनिन हार्मोन। इसी की वजह से हमको क्या आती है, नींद आती है जब मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। मेलेटोनिन हार्मोन अगर आपकी बॉडी में सिक्रीट होना बंद हो जाए तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सिक्रीट कहां से होता है, यानी कि स्त्रावित कहां से होता है, पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। आपने सुना होगा कि तिलक लगाना अच्छा होता है, सुना है आपने, है ना, क्यों, क्योंकि तिलक जो है ये दोनों आंखों के बीच लगाया जाता है यहाँ, ठीक है, जहां पर ही क्या होता है, पीनियल ग्लैंड होता है। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं, ऐसा माना जाता है, इसको जोड़ा जाता है साइंस से कि जब हम यहाँ इस जगह को प्रेस करते हैं तो पीनियल ग्लैंड जो है वो क्या होता है, एक्टिव होता है, और पीनियल ग्लैंड के एक्टिव होने से मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है।
मेलेटोनिन हार्मोन आपके क्या करता है, जागने और सोने का जो चक्र है, जो साइकिल है, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, ध्यान वगैरह कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, या जो साधु संत वगैरह होते हैं जो ध्यान वगैरह लगाते हैं, उन लोग अपने ये जागने सोने वाले चक्र को कंट्रोल में करके रखते हैं। ठीक है, तो मेलेटोनिन हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है, पीनियल ग्लैंड से। इसीलिए माना जाता है ऐसा कि टीका लगाना अच्छा होता है, इसको थर्ड आई करके भी बोला जाता है पीनियल ग्लैंड को। ठीक है, चलिए वो तो खैर अलग बातें हुई, आ जाते हैं हम वापस से अपने सिलेबस की ओर। मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये कहाँ से सीक्रेट होता है, पीनियल ग्लैंड से, और ये हमारे नींद के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी और मेलेटोनिन हार्मोन कैसे ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट होगा, जितनी आपको चाहिए। कैसे होगा, अंधेरे में। तभी तो होता है ना, आप देखते हैं कि लाइट जब चल रहा होता है आपको नींद नहीं आती अच्छे से, क्यों, क्योंकि मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। जैसे ही आप लाइट बंद कर देते हैं आपको नींद आने लगती है। अंधेरे में, रात के टाइम पे जब अंधेरा होता है तो मेलेटोनिन हार्मोन ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट होता है। इसीलिए अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, टीवी रात को नहीं देखना चाहिए, फोन नहीं चलाना चाहिए। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि स्क्रीन टाइम जब ज्यादा बढ़ता है, लाइट सीधे हमारे आंखों पर पड़ता है और मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, चलिए तो मोबाइल और टीवी का यूज कम से कम करिए। ठीक है, इंसुलिन जो है ये कहां से सीक्रेट होता है, ये पैंक्रियाज से निकलता है। याद करो बच्चों, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पैंक्रियाज के विषय में पढ़ा था। पैंक्रियाज जो है वो क्या करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। यहीं पर आपका एक अल्फा सेल होता है और एक बीटा सेल होता है। तो इसमें से जो बीटा सेल होता है ये क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है, और आगे समझेंगे इंसुलिन क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एड्रेनलिन अभी हमने पढ़ा, ये कहां से सीक्रेट होता है, एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which structure connects the left and the right hemisphere of cerebrum? देखिए हमारा जो ब्रेन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में। अगर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, हमारा ब्रेन अगर आप ऊपर से देखें, ऊपर वाला व्यू देखें, तो हमारा ब्रेन जो है वो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। दो भागों में इस तरीके से हमारे ब्रेन को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों को कुछ ना कुछ होगा जो आपस में जोड़ता होगा, है ना। क्या जोड़ता है, कॉर्पस कोलेसम, कोलेसम सॉरी कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, इनको आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है, किसको, राइट हेमिस्फीयर को और लेफ्ट हेमिस्फीयर को। अब ये राइट और लेफ्ट के विषय में हम थोड़ा सा समझेंगे। क्या होता है, कई कई मनुष्यों में लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, हाईली एक्टिव होता है। तो देखा जाता है जनरली कि जिनमें लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव होता है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ में, है ना। वैसे तो दोनों ही इक्वली काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के में सिर्फ लेफ्ट काम कर रहा है किसी के में राइट, नहीं, दोनों हर एक मनुष्य के में इक्वली काम करते हैं। बट एक साइड जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है किसी मनुष्य में और किसी में दूसरा साइड ज्यादा एक्टिव होता है। तो मान लीजिए किसी में लेफ्ट साइड ज्यादा एक्टिव है तो वो ज्यादा रीजनिंग ढूंढेगा हर एक चीज के पीछे, ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, इमोशनल कम होगा, प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। अगर लेफ्ट उसके में ज्यादा एक्टिव है, राइट ज्यादा एक्टिव है तो वो क्या होगा, ज्यादा एडवेंचरस होगा, क्रिएटिव होगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए थैलेमस, थैलेमस हमें अभी हमने पढ़ा, किसका हिस्सा है ये, फोरब्रेन या अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मेड्यूला हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, पोन्स हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन हमारे सामने है। एड्रीना एड्रेनलिन इंक्रीजेस हार्ट रेट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब भी पढ़ा था हमने कि एड्रेनलिन हार्मोन इमरजेंसी के दौरान सीक्रेट होता है और ये हमारे हार्ट रेट को, है ना, ब्रीदिंग रेट को या फिर ब्लड फ्लो को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो बिल्कुल सही है ये एजर्शन। रीजन क्या है, एड्रेनलिन रिड्यूसेस ब्लड सप्लाई टू मसल्स। ऐसा होता है क्या कि ये ब्लड सप्लाई को मसल्स में कम कर देता है, इसी की वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, नहीं, ये तो बिल्कुल एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करने वाले हैं, है ना। तो रीजन क्या है इसका, गलत है, सिर्फ क्या है, एजर्शन इसका सही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ओनली ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन विड्रॉल इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। एजर्शन कह रहा है, रीजन कह रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स ब्रेन फर्स्ट। मैंने अभी आपको बताया तीन तरीके के एक्शन हम पढ़ रहे हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन। हिंदी में कहें तो ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं जो आप अपनी इच्छा से करते हैं, इच्छा से करते हैं मतलब कि जैसे कि पढ़ना, लिखना, ठीक है, ये सब क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। फिर इनवॉलेंट्री एक्शन जो कि स्वयं से होती है, जैसे कि आपका हार्ट का पंप करना, ठीक है, खांसी का आना, छींक का आना, इनवॉलेंट्री एक्शन है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जो कि किसी प्रतिक्रिया के स्वरूप होती है, जैसे कि मान लो आपने किसी को थप्पड़ मारा, सामने वाले ने प्रतिक्रिया दिया, आपको भी थप्पड़ मार दिया, प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई ग्लास है जिसमें पानी गर्म है और आपने क्या किया, उस ग्लास को छू लिया, ठीक है, तो आपको गर्माहट फील हुई, आपने हाथ तुरंत हटा लिया, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इतने फास्ट होते हैं कि ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता, स्पाइनल कॉर्ड ही क्या कर देता है, मैसेज दे देता है कि हाथ हटा लो, ठीक है, ये इतने फास्ट होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर अगर इस चीज को देखें तो रिफ्लेक्स एक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स ब्रेन फर्स्ट, ये तो यहीं पर गलत हो जाता है। ब्रेन के साथ में इन्वॉल्व नहीं होते रिफ्लेक्स एक्शन, किसके साथ में इन्वॉल्व होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो हमारा रीजन गलत है। एजर्शन पेन विथड्रॉल इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, ये सही है। ये फिर से मैं आपको वो ग्लास, पानी के गर्म ग्लास वाला ही एग्जांपल दूंगी। पानी का एक गर्म ग्लास है, आप उसको छूटे, हाथ तुरंत हटा लेते हैं, आपको वो गर्माहट फील होती है, दर्द फील होता है, तो हाथ तुरंत हटा लेते हैं। किस प्रकार का एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो क्या हो जाएगा, पेन विथड्रॉल इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, ये सही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। देखिए इन जनरल क्या होता है, इन जनरल आप जैसे कि कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके जो भी रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ग्राही, जो कि किसी स्टिमुलाई को या उद्दीपन को महसूस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, न्यूरॉन्स के माध्यम, आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन है ना, नर्वस सिस्टम, नर्व्स आपकी बॉडी के हर एक जगह बिछे हुए हैं, और इन्हीं नर्व में क्या है, न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन क्या करते हैं, उन सिग्नल्स को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके ये लेके जाते हैं कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड तक, और ये स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को ब्रेन को भेजता है। ब्रेन जो है वो डिसीजन देता है, और ब्रेन डिसीजन लेकर वापस से वो सिग्नल आपके मसल्स को भेजता है कि आप ये क्रिया करो, इस प्रकार, ठीक है। इन जनरल ऐसा होता है, बट रिफ्लेक्स एक्शन बहुत फास्ट होता है, मैसेज ब्रेन तक जाना छोड़ के स्पाइनल कॉर्ड ही उस मैसेज को रिसीव करके रिएक्शन देने के लिए क्या करता है, आपके मसल्स को मैसेज भेज देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। Diabetes mellitus is caused by deficiency of insulin. Insulin is secreted by beta cell of pancreas. Excess insulin cause high blood sugar. इसे समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में दो टाइप के सेल हमने देखे, अल्फा और बीटा। तो बीटा सेल से निकलता है क्या, इंसुलिन, और ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन आपकी बॉडी में आपने जो भी खाना कंज्यूम किया है उसमें जो ग्लूकोज है उसको क्या करता है, तोड़ता है, ब्रेक करता है, ठीक है। अगर इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ग्लूकोज ज्यादा ब्रेक होंगे, आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है डायबिटीज मेलाइटिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, बिल्कुल सही जवाब है ये, ठीक है। कि भाई देखिए डायबिटीज मेलाइटिस किस कंडीशन को कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं हाई ब्लड शुगर। अगर शुगर लेवल हाई हो जाता है आपकी बॉडी में तो हम उसे डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन ज्यादा होगा तो ग्लूकोज ब्रेक करेगा, शुगर लेवल कम रहेगा, लेकिन इंसुलिन कम हो जाएगा तो आपको हाई ब्लड शुगर हो जाएगा, और इसी को डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। तो कंडीशन जो पहली दी हुई स्टेटमेंट सही है। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास, अभी मैंने बताया पैंक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। फिर थर्ड है आपका एक्सेस इंसुलिन, अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो ब्लड शुगर ज्यादा होगा, नहीं इंसुलिन कम हो तो ब्लड शुगर ज्यादा हो, इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट सी जो है वो गलत है, 1 और 2 सही है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। विच हार्मोन इनहेंसेस फ्रूट एनलार्जमेंट, फलों के बढ़ने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए, इसमें सेल डिवीजन होता है ज्यादा से ज्यादा साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से। ऑक्सिन जो है ये ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, पौधों की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। एथिलीन, एथाइलिन जो होता है ये भी सेल डिवीजन के लिए। जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, फ्रूट के बढ़ने के लिए।
या उसके साइज में वृद्धि के लिए, ठीक है, एनलार्जमेंट। अगर फ्रूट जो है वो बड़े हो रहे हैं तो किसकी वजह से, जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 मैच द फॉलोइंग वाला है। एक और हार्मोन्स दिए हुए हैं और एक और ग्लैंड्स दिए हुए हैं, मिलाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है ये क्या होता है, ये भी इमरजेंसी के टाइम पे सीक्रेट होता है। तो इमरजेंसी के टाइम पे कहाँ से सीक्रेट होगा भाई, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, है ना। एड्रिनल ग्लैंड जो मैंने बताया था, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, अलग अलग पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से कॉर्टिसोल निकलता है, ठीक है। इंसुलिन अभी हमने पढ़ा, पैंक्रियाज, बीटा सेल, मेलेटोनिन ये भी पढ़ चुके हैं, पीनियल ग्लैंड से निकलता है, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए का 2। देखिए इसमें ए का 2 नहीं है, इसमें ए का 2 नहीं है, दोनों को एलिमिनेट कर दो, बच गया सी और डी। ए का 2 किस में है, दोनों में है। फिर बी का 1, बी का 1 किस में है, सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये आपकी लैरिंग्स वाले साइड पे थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पीनियल ग्लैंड अभी मैंने बताया, बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में होता है, तीसरी आंख भी कहते हैं इसे। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ होता है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड में होता है। फिर पैंक्रियाज कहाँ होता है, स्टमक के जस्ट बगल में अंगूर के गुच्छे के समान आकृति होती है। तो ये हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, 16वें नंबर के सवाल में आ जाते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन ब्रेन। जनरली ट्यूमर्स क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जब सेल डिवीजन होने लगते हैं हमारी बॉडी की किसी जो एरिया है, कोई रीजन है, वहां पर क्या होने लगता है, सेल जो है वो क्या होने लगते हैं, अनकंट्रोल होने लगते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में सेल जो है वो बढ़ जाते हैं उस क्षेत्र में, तो वहां पर हमको एक गांठ दिखाई देती है, ट्यूमर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। इट इज मे बी अ बेनाइन और मैलिग्नेंट, ठीक है। ये घातक हो सकता है या फिर नॉर्मल सौम्य भी हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, या तो फिर ये नॉर्मल हो सकता है। तो बिल्कुल सही है। इट इज ऑलवेज हेरिडिटरी, क्या ये सही है, अनुवांशिक ही होता है हमेशा, वंशानुगत नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि आपके परिवार में किसी को ब्रेन ट्यूमर हो तो आपको भी हो, ठीक है। ऑलवेज ऑलवेज वाले क्वेश्चन हमेशा हमको लगेंगे कि ये स्टेटमेंट कुछ सही नहीं है ना। ओनली, ऑलवेज, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये जनरली स्टेटमेंट होते हैं, ये जनरली सही नहीं होते, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 हमारा गलत है, 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक टाइप की बीमारी होती है, इसके विषय में पूछा जा रहा है कि इनमें से सही कौन सा है। इट अफेक्ट ओनली एडल्ट, ओनली, खटका दिमाग में मैंने कहा ओनली, ऑलवेज वाले सवाल, ऑल, इस टाइप के सवाल जो होते हैं ये स्टेटमेंट जो होते हैं ये थोड़े से गलत होते हैं, ठीक है। तो जनरली गलत होते हैं, हमेशा नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन जनरली गलत होते हैं। तो ओनली दिया हुआ है, मार्क करके रख लेते हैं। कैन बी वायरल, बैक्टीरियल और फंगल, ये सही है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजस, ठीक है, ये भी सही है। देखिए क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, तो ब्रेन के जो ब्रेन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल होता है, खोपड़ी होती है, खोपड़ी के अंदर एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं मेनिंजस। वैसे ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी मेनिंजस होते हैं। ये जो मेनिंजस है ये सुरक्षित रखते हैं हमारे किसको, ब्रेन को। लेकिन जब इन मेनिंजस में क्या हो जाता है, अब मेनिंजस के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, ड्यूरामीटर, पायामीटर, ऐसे, इतना हमको डीप में नहीं जाना, हमको ये पढ़ना है मेनिंजाइटिस के विषय में, ठीक है। तो मेनिंजस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखते हैं, इनके बाहर के लेयर होते हैं। लेकिन जब मेनिंजस में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाता है, तब इन्फेक्शन की वजह से, तब उसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट 3 है करेक्ट है। और ये होता क्यों है, वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, फंगल इन्फेक्शन से हो सकता है, इसके अलावा हेरिडिटरी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ वयस्कों में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये वृद्धों में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये गलत है, स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग, एक साइड पे ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां दी हुई, दूसरे साइड पे डिसऑर्डर यानी कि विकार दिए हुए उनसे संबंधित।
पैंक्रियास से संबंधित कौन से विकार होंगे? सीधी सी बात है, डायबिटीज मेलाइटिस। पैंक्रियास के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन ब्रेक करता है ग्लूकोज को, और जिससे कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन रहता है। इंसुलिन जब कम सिक्रीट होगा तो शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ने की कंडीशन को ही डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। तो किससे संबंधित है ये? पैंक्रियास से। एड्रीनल किससे? एडिसन डिजीज से। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है ये क्या होता है? आपको अवेयर करता है कि क्या सिचुएशन है, कोई आपातकाल की स्थिति है, कोई खतरा है आपके आसपास, उसके लिए आपको क्या करता है? अवेयर करता है। अगर ये एड्रेनलिन ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड जो है ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, एड्रेनलिन हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो सिक्रीट नहीं होंगे, तो क्या हो जाएंगे? आप बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे, आपका कोई इमरजेंसी की स्थिति हो जाएगी, आप प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। तो एड्रिनल से क्या रिलेटेड है? आपका एडिसन डिजीज। इसके अलावा आता है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये गोइटर से संबंधित है। आपने देखा होगा कई लोगों का ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाता है? फूल जाता है, बाहर निकल जाता है। इसी को आप क्या कहते हैं? घेंगा कहते हैं, गोइटर कहते हैं। इसमें क्या होता है? थायराइड जो ग्लैंड होता है इसके लिए आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है, और आयोडीन की मात्रा अगर आपके शरीर में कम हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है? ये थायराइड ग्लैंड सूज जाता है, सूजन हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं आप? घेंगा या गोइटर कहते हैं। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथायरॉयडिज्म लीड्स टू। देखिए, हाइपो और हाइपर दो टाइप की कंडीशन होती है थायराइड में। ऐसा नहीं है कि थायराइड जो है एक ही टाइप का होता है, दो टाइप के थायराइड होते हैं। एक हाइपर की कंडीशन होती है और एक हाइपो की कंडीशन होती है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। ठीक है, जब थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होने लगता है तो हाइपर की कंडीशन होती है, कम सिक्रीट होने लगता है तो हाइपो की कंडीशन होती है। जब आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है आप पतले होते जाते हैं, ज्यादा में पतले। लेकिन जब आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम सिक्रीट होता है तो आप मोटे होते जाते हैं, फैट होते जाते हैं, वेट बढ़ते जाता है। तो वेट गेन से संबंधित है हाइपो, सही है। फिर रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट, आपकी जो मेटाबॉलिज्म जो है उसको क्या कर देता है? स्लो कर देता है। ठीक है, आपका खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट को कम कर देता है, इसी वजह से क्या होता है? वेट गेन होने लगता है। तो ये भी सही है, रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल हाइपो की कंडीशन में। हाइपर एक्टिविटी, क्या आप बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे? नहीं, हाइपो की कंडीशन में आप बहुत ज्यादा निष्क्रिय हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, आपको बिस्तर से उठने का ही मन नहीं करेगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा। तो हाइपर एक्टिविटी वाला गलत है, ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्लैंड डिफर फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड बिकॉज। क्यों अलग है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन आपस में? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या सही है? एंडोक्राइन ग्लैंड डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं। ठीक है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड तो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन सीधे ब्लड में मिल जाते हैं, किसी डक्ट की या नलिका के माध्यम से ये नहीं निकलते। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट थ्रू डक्ट। ये सही है, एक्सोक्राइन ग्लैंड नलिकाओं के माध्यम से निकलते हैं, बट एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं हार्मोन। ठीक है, दे सिक्रेट हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम। क्या ये ब्लड सीधे ब्लड में हार्मोन सिक्रेट करते हैं? ठीक है, तो ऐसा, हाँ ये सही है। ये क्या होते हैं? ब्लड में आपके हार्मोन्स को क्या करते जाते हैं? सीधा मिलाते जाते हैं। लेकिन बहिस्त्रावी नलिकाओं के माध्यम से, और ये जो अंतःस्त्रावी होते हैं ये डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट 1 इज नॉट करेक्ट। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट थैलेमस। पहला है एक्ट एज रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंपल्सेस। जो भी हमारे सेंस के सेंसरी इंपल्सेस है, सिग्नल्स है, उनको ये क्या करते हैं? रिले स्टेशन के लिए उनके लिए रिले स्टेशन के जैसे काम करते हैं, मतलब कि हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम के बीच में कनेक्शन बिठाते हैं, ये रिले स्टेशन के जैसे काम करते हैं। सही है। फिर इन्वॉल्व इन मोटर कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन, ये बिल्कुल आपस में समन्वय के लिए ये जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, समन्वय बिठाने का काम करते हैं, ब्रिज की तरह काम करते हैं, सही है। डायरेक्टली कंट्रोल्स वॉलेंट्री मसल्स, क्या ये सीधे सीधे वॉलेंट्री मसल को कंट्रोल करते हैं? ऐच्छिक आपके जो मांसपेशियां हैं उनको कंट्रोल करते हैं? नहीं, ये ऐच्छिक मांसपेशियों को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है। हमने देखा था ना हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम के बीच में ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू न्यूरॉन। न्यूरॉन से संबंधित इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? अब ये न्यूरॉन क्या होते हैं? हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मान सकते हैं आप न्यूरॉन को, क्योंकि न्यूरॉन ही वो सबसे छोटी इकाई होती, कोशिका होती है। न्यूरॉन एक्चुअल में क्या होती? कोशिका होती, सेल होता है। इस टाइप से आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, फिर ऐसा पूंछ जैसा कुछ है ना, और इसके पीछे कुछ इस प्रकार से आकृति, ये क्या होते हैं? यही न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस भी होता है क्योंकि ये एक सेल है। तो न्यूरॉन क्या होते हैं? कोशिका होती है, सबसे छोटी इकाई होती है और यही सिग्नल्स को लेकर हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है। तो इसके विषय में क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। कैन डिवाइडेड बाय माइटोसिस थ्रू आउट लाइफ, ये जीवन भर क्या समसूत्री विभाजन से आपस में बढ़ते रहते हैं, ठीक है, और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये माइटोसिस से आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, क्या ये आपके तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है? अभी मैंने बताया ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही यूनिट है, किसके? आपके नर्वस सिस्टम के, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, आपको कोई चीज फील ही नहीं होगी, ना भूख प्यास दर्द, किसी चीज का एहसास नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 3, कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, बिल्कुल सही, विद्युत आवेगों का संचालन करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यहां से जाती हैं, यहां पर ये केमिकल इंपल्सेस में चेंज हो जाती है, दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होती है। इसी तरीके से एक से दूसरे न्यूरॉन तक हमारी बॉडी के ये मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाता है। ब्रेन इस मैसेज को क्या करता है? इस मैसेज के द्वारा हमारी बॉडी के अंगों को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो विद्युत आवेगों का संचालन भी करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच लोब ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन? विजुअल जो सेंस है उसको कौन सा ब्रेन जो है, ब्रेन का पार्ट सेंस करता है? ब्रेन के अलग अलग पार्ट है यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है ये स्कल मूवमेंट करता है, यानी कि आप जो अपनी खोपड़ी इधर उधर घुमा रहे हैं इसको कंट्रोल कौन करता है? फ्रंटल लोब। इसके अलावा जो रीजनिंग वगैरह है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो सोचने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? फ्रंटल लोब। पैरिटल लोब क्या करता है? पैरिटल लोब जो होता है ये इसके अलावा क्या है? ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। तो आंसर हम पहले देख लेते हैं। ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है? ये विजुअल के लिए जिम्मेदार होता है। विजुअल जो भी आप देख रहे हैं, जैसे ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कहां से सेंस हो रहा है? ऑक्सीपिटल लोब से, ठीक है। इसके अलावा टेम्पोरल लोब होता है और पैरिटल लोब होता है, ठीक है। तो सुनने के लिए जिम्मेदार होता है आपका टेम्पोरल लोब, है ना। जो भी चीजें आपको सुनाई देती हैं, ऑडिटरी जो भी आप सेंस करते हैं, वो सब क्या होता है? टेम्पोरल लोब से। पैरिटल लोब से आप टच को सेंस कर पाते हैं, कोई चीज आप छू रहे हैं तो उस टच को आप सेंस कर पाते हैं पैरिटल लोब से। तो विजुअल के लिए कौन सा जिम्मेदार है? ऑक्सीपिटल लोब। तो ये याद रखिएगा ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को। अगला क्वेश्चन है, विच आयन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अ नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स जनरेट करने के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर होगा सोडियम आयन, क्योंकि जो सोडियम आयन होते हैं ये आपके जो नर्व सेल है, जैसे हम क्या कह रहे हैं? न्यूरॉन कह रहे हैं, इस न्यूरॉन के बाहर होते हैं ये सोडियम आयन। पोटेशियम आयन न्यूरॉन के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ही आप कोई स्टिमुलाई या कोई सिग्नल आप क्या करते हैं? कैच करते हैं, ये न्यूरॉन जो होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और इन सिग्नल्स के कारण क्या होने लगता है? सोडियम आयन अंदर आने लगते हैं, इनमें मूवमेंट चालू हो जाता है। इन आयन की मूवमेंट की वजह से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आगे चलकर केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ये सिग्नल पास किए जाते हैं और इस तरीके से ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? सोडियम इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जैसे क्या होता है, रेलगाड़ी के डब्बे आपस में जुड़े हुए होते हैं,
और वो माध्यम होते हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, आपको कैरी करके चलते हैं। वैसे ही न्यूरॉन्स सिग्नल को कैरी करके चलते हैं रेलगाड़ी के डब्बों की तरह, एक जगह से दूसरी जगह, कहाँ तक? ब्रेन तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हमने पढ़ा है, ये सब फोर ब्रेन के हिस्से हैं, यानी कि अग्र मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के हिस्से हैं। क्या क्या हिस्से हैं इसके? सेरिब्रम पढ़ा हुआ है हमने, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सबके अलग अलग काम होते हैं। थैलेमस रिले स्टेशन की तरह काम करता है। सेरिब्रम जो है ये आपके जितने भी प्रैक्टिकल चीजें हैं, डिसीजन लेना, वाद विवाद, इन सबसे संबंधित होता है सेरिब्रम। और हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, यही हमको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बैलेंस और पोस्चर तो मेंटेन करता है कौन? सेरिबेलम, याद करो हमने पढ़ा हुआ है। फिर विजुअल प्रोसेसिंग और हियरिंग के लिए जिम्मेदार होता है सेरिब्रम, है ना। लेकिन इमोशंस, हंगर, थ्रस्ट और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है आपका कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला सवाल है, द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय। किसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है? स्कल तो सॉरी एक मिनट, स्कल तो किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को, है ना, ब्रेन को। ब्रेन के बाहर का जो कोटिंग होता है स्कल, ठीक है। फिर रिब्स नहीं होंगी, रिब्स तो आपके किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। मसल्स नहीं होंगे, वर्टिब्रेट कॉलम होगा, रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहते हैं, कशेरू की दंड कहते हैं, वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं? मेरुरज्जु, या फिर आपके किसको? मेरुदंड, जिसे आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इनको प्रोटेक्ट कौन करता है? वर्टिब्रेट कॉलम। ये पीछे, ठीक है। जनरली हम लोग वर्टिब्रेट कॉलम को ही स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं, ऐसा नहीं है। वर्टिब्रेट कॉलम बाहर की कोटिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन के ऐसे पूंछ जैसा हिस्सा होता है, ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, द मेडुला ऑब्लिंगेटा इज लोकेटेड इन द। मेडुला ऑब्लिंगेटा कहाँ पाया जाता है ब्रेन के किस हिस्से में? क्या सेरिब्रम में, हाइंड ब्रेन में, मिड ब्रेन में या फोर ब्रेन में? तो फोर ब्रेन के तीन हिस्से हमने पढ़े, कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर है मिड ब्रेन, सेरिब्रम फोर ब्रेन का हिस्सा है, बच गया क्या? हाइंड ब्रेन। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। इसके अलावा इसमें क्या आता है? पोन्स आते हैं और सेरिबेलम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रिफ्लेक्स आर्क आर टिपिकली वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस, रैपिड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस, कॉन्शियस डिसीजन, फ्लोट सिग्नल। क्या होते हैं ये रिफ्लेक्स आर्क? तो देखिए हमने ये पढ़ा कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक गर्म दूध का एक ग्लास रखा हुआ है, आपने जैसे ही उस ग्लास को छुआ, आपको क्या हुआ? हाथ जला, और आपने तुरंत क्या किया? अपने हाथ को वहां से हटा लिया। ठीक है, तो क्या हुआ? इस तरीके से सिग्नल्स का एक आर्क बना, है ना। सिग्नल्स का हमको क्या दिखाई दिया? एक आर्क दिखाई दिया, ठीक है, चाप जैसा दिखाई दिया जाते हुए। सिग्नल ट्रेवल कर रहा है यहां से लेके यहां तक, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक सॉरी, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन है तो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की इसमें क्या होगी? भागीदारी होगी। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्स करता है, और कैसा रिस्पॉन्स करता है? फास्ट, रैपिड। आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं ना, कि थोड़ी देर बाद सोच समझ के हाथ उठाते हैं, नहीं, हाथ तुरंत हटा लेते हैं, तो रैपिड। और इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक होता है, सोचते समझते नहीं है कुछ, बस जो क्रिया हुई उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आप अपने हाथ को हटा लेते हैं, तो क्या होता है? ये इनवॉलेंट्री, ठीक है, और साथ ही साथ में रैपिड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, साइंस में कुछ ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो आ जाते हैं अगले सवाल में, विच हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीजेस ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड। ठीक है, देखिए मैमरी ग्लैंड कहाँ होते हैं? मैमरी ग्लैंड फीमेल जो बॉडी होती है उनमें मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और ये मैमरी ग्लैंड फीमेल बॉडी में उनके ब्रेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन भी क्या होते हैं? प्रोलैक्टिन भी हार्मोन होते हैं और ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, बट ये पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से निकलते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं। फिर क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही फीमेल बॉडी में सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मेल बॉडी में सेक्स हार्मोन क्या होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ओके,
नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ही मेमोरी ग्लैंड्स के ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कोई एक मरीज है, उसके शरीर का एक तरफ का हिस्सा शिथिल हो जाता है और उसके बाद उसको बोलने में दिक्कत होती है, कौन सी बीमारी का संकेत है? क्वेश्चन नंबर 30 ये पूछा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या माइग्रेन है? नहीं, माइग्रेन में सिर दर्द होता है, बहुत तेज सिर दर्द होता है, ठीक है, लेकिन माइग्रेन नहीं है। पार्किंसन डिसीज जो है ये डोपामाइन के कम सिक्रीट होने की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका? एपिलेप्सी यानी कि आपका मिर्गी। क्या मिर्गी है? नहीं, उसमें तो पूरा शरीर अफेक्ट हो जाता है और भी सारे लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रोक। स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक जो होता है उसमें क्या होता है, शरीर का कोई एक हिस्सा जो है या एक तरफ का हिस्सा पूरी तरीके से शिथिल हो जाता है और बोलने में बहुत दिक्कत होती है। अगर इसको तुरंत ट्रीट ना किया जाए तो ये क्या हो सकता है, जीवन के लिए बहुत घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये रहे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो, ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है। प्रीलिम्स की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगले वीडियो में अगले 30 क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ 30 कदम सीरीज में। थैंक यू सो मच।